अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बेटा आज हम नीट फिजिक्स 2020 के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इट इज इन ए गिटार टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज. When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 Hz. If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be. बेटा ये जो क्वेश्चन है, it has been taken from these waves and oscillations. बेटा आपको पता है गिटार में जो होते हैं, गिटार में डिफरेंट स्ट्रिंग्स होते हैं, वो जब उनको हम वाइब्रेट करते हैं तो गिटार में जो है साउंड प्रोड्यूस होता है, या आप यहाँ पर बीट्स भी कह सकते हो, बीट्स प्रोड्यूस होती है। ये जो रिजल्टेंट बीट फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, जिसे हम एफ बी से डिनोट करते हैं, यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स का यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर देयर आर 2 स्ट्रिंग्स ए एंड बी। गिटार में जो है बेटा 2 स्ट्रिंग्स है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, frequency of A has been given 530, frequency of A is 530. तो जो frequency of B होगी उसको हमें यहाँ फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा। ये जो बेटा रिजल्टेंट बीट फ्रीक्वेंसी होती है, जब स्ट्रिंग ए वाइब्रेट करेगी, स्ट्रिंग बी वाइब्रेट करेगी, तो स्ट्रिंग ए की अपनी फ्रीक्वेंसीज होंगी और स्ट्रिंग बी की अपनी फ्रीक्वेंसीज होंगी। जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, जिसे हम बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो होती है स्ट्रिंग ए की फ्रीक्वेंसी माइनस स्ट्रिंग बी की फ्रीक्वेंसी। तो पहले ये बात हम लिखेंगे यहाँ पर, जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी, सो वो होगी एफ। अगर हम यहाँ पर एफ लिखें, दैट विल बी एफ ए माइनस एफ बी। बेटा जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी एफ ए माइनस एफ बी। अब यहाँ आप नोट करें कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है दैट इज गिवन 6 हर्ट्ज। आप ध्यान से पढ़िए सवाल को। सेम मटेरियल और स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। इसका मतलब बेटा ये होता है कि ये जो स्ट्रिंग ए है और स्ट्रिंग बी है, दे आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून। दैट मीन्स इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है, इनकी जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज है वो डिफरेंट है। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी बेटा वो होगी एफ ए माइनस एफ बी। एफ ए मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग ए एंड एफ बी मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग बी। ओके बेटा, इसकी वैल्यू यहाँ दी गई है, दैट इज 6 हर्ट्ज। तो यहाँ हम ए की वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ ए विल बी बेटा 6 प्लस एफ बी। आराम से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये इक्वेशन बेटा हम यूज करेंगे। तो हमें जो देखना है, व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज। अब यहाँ कंसेप्ट आता है, जब स्ट्रिंग का टेंशन डिक्रीज हो तो उस सूरत में हमें समझना होगा कि क्या होगा उस सूरत में अगर टेंशन स्ट्रिंग का डिक्रीज होता है। आपको यहाँ पर मैं एक फिगर बना रहा हूँ, उसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर मैंने यहाँ स्ट्रिंग को एडजस्ट किया इन 2 सपोर्ट्स के दरमियान। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, बट बेटा ये बहुत काम की एग्जाम्पल है। ये आपको, ये मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है, ये इस वक्त मैंने जो फिक्स किए हैं, टाइटली इसको फिक्स किया है। तो बेटा इसमें जो होगा टेंशन, इसमें टेंशन ज़्यादा होगा क्योंकि ये टाइटली यहाँ पर इन 2 सपोर्ट्स के दरमियान टाइटली फिक्स्ड है। अगर मैं टेंशन को रिलीज करता हूँ, दैट मीन्स इसको यहाँ पर अगर ये किसी मैकेनिज्म से यहाँ पर बंद है, तो अगर मैं इसको लूज करता हूँ तो इसकी जो दूसरी शेप होगी वो होगी बेटा इस तरह से। तो बेटा जो इसकी दूसरी शेप होगी वो होगी कुछ इस तरह। यानी कि इसका और इसका मतलब आप समझिए, इसमें टेंशन ज़्यादा है, इट इज़ टाइटली फिक्स्ड, एंड इसमें टेंशन कम है, इट इज़ लूजली फिक्स्ड। इट इज़ टाइटली टाइड टू द सपोर्ट्स एंड इट इज़ लूजली टाइड टू द सपोर्ट्स। इसी को कहते हैं यहाँ पर टेंशन को कम करना। तो कॉमन सेंस है, जब टेंशन कम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस होगी। जब टेंशन कम होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी।
वाइब्रेशन करने का जो टेंडेंसी होगा वो कम होगा। आप समझिए, इमेजिन कीजिए, अगर मैं इसको टेंशन, इस स्ट्रिंग का टेंशन और रिड्यूस करता हूँ तो जो तीसरी फिगर होगी वो कुछ इस तरह से होगी बेटा। अगर मैं टेंशन कुछ और कम करता हूँ तो बेटा ये बहुत ज़्यादा ढीली हो जाएगी। ज़्यादा टेंशन मीन्स द स्ट्रिंग इज टाइटली टाइट, कम टेंशन मीन्स इट इज लूजली टाइट। जितना जितना आप टेंशन कम करोगे फ्रीक्वेंसी बेटा कम होती जाएगी, या आप यूँ कह सकते हैं कि जो वाइब्रेट करने की इसकी टेंडेंसी होगी वो कम होगी। तो बेटा यहाँ पर यहाँ दिया गया है कि जो टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज, टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज, तो जो बीट फ्रीक्वेंसी बी की होगी वो बेटा डिक्रीज होगी। तो यहाँ एक फार्मूला हम यूज करेंगे जो ये प्रूव करेगा कि जो मैंने आपको अभी फिगर्स में दिखाया उस फार्मूला से ये प्रूव होगा। बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है बीट फ्रीक्वेंसी वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, वायर टी इज टेंशन। तो टेंशन होगा ज्यादा, फ्रीक्वेंसी होगी ज्यादा, टेंशन कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो बेटा जो जब टेंशन इन बी इज डिक्रीज्ड, बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल आल्सो बी डिक्रीज्ड। तो जो दूसरी फ्रीक्वेंसी होगी बी की उसको हम बी डैश या बी प्राइम भी कह सकते हैं, डिनोट करेंगे। ओके, व्हेन, अब यहां आइए आप आराम से, व्हेन टेंशन इन बी इज डिक्रीज्ड, सो एफ बी जो है, जो बी की बीट फ्रीक्वेंसी है, एफ बी विल रेड्यूस, बेटा ये कम होगा टू एफ बी प्राइम। तो इसको, इसकी जो दूसरी फ्रीक्वेंसी होगी जब इसका टेंशन डिक्रीज किया गया तो उसकी जो दूसरी फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम यहाँ एफ बी प्राइम से डिनोट करेंगे। तो केस नंबर सेकंड में यहाँ दिया गया है when tension in B is slightly decreased the beat frequency increases to 7 Hz। जो रिजल्टेंट बीट फ्रीक्वेंसी है बेटा वो 7 हर्ट्ज फिर बन जाती है, यानी एफ ए पहले था माइनस एफ बी दैट वाज 6, बट एफ ए अब माइनस होगा एफ बी प्राइम, क्योंकि जो बीट फ्रीक्वेंसी है बी की वो चेंज होगी, वो रिड्यूस होगी। तो फॉर केस नंबर 2 बेटा, ये तो था केस नंबर 1, केस नंबर 2 में एफ ए माइनस एफ बी प्राइम जो होगा वो होगा 7 हर्ट्ज। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो बेटा मैंने जो फिजिक्स 2020 का जो मैंने ये यहाँ पर आपको ये पेपर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे, बल्कि मैं साथ के साथ आपको कंसेप्ट भी दूंगा। तो कंसेप्ट से आपका जो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर आपका बढ़ जाएगा। ओके, तो ये केस नंबर सेकंड, केस नंबर 1 में आपने देखा जो बीट फ्रीक्वेंसी इट वाज 6 हर्ट्ज, और केस नंबर 2 में बीट फ्रीक्वेंसी जो है इट इज 7 हर्ट्ज। तो यहाँ हम एफ ए की वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, एफ ए इज इक्वल टू 6 प्लस एफ बी। तो बेटा आराम से एफ ए की वैल्यू सबस्टिट्यूट करें हम यहाँ, 6 प्लस एफ बी माइनस एफ बी प्राइम इज इक्वल टू 7। तो पहले आप यहां देखिए, बस एक स्टेप है तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बेटा यहां आप देखिए, यहां हमारे पास है, आराम से देखिए, एफ ए माइनस एफ बी प्राइम इज इक्वल टू 7। तो एफ ए क्या है, यहाँ एफ ए दिया गया है, बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530 हर्ट्ज। तो अगर हम इसको सबस्टिट्यूट करते हैं 530 माइनस एफ बी प्राइम इज इक्वल टू 7, सो वी विल गेट, इसको राइट में शिफ्ट करते हैं और 7 को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, 530 माइनस 7 इज इक्वल टू एफ बी प्राइम। तो बेटा एफ बी प्राइम की वैल्यू हमें मिलेगी, एफ बी प्राइम जो होगा आप एफ बी डैश भी कह सकते हो, तो वो मिलेगा हमें 523। तो यहाँ फाइनली हम एफ बी प्राइम की वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे। बेटा 6 को इस साइड में शिफ्ट करते हैं, सो दिस विल बी एफ बी माइनस एफ बी प्राइम, इसकी वैल्यू 523 है, 523 इज इक्वल टू 7 माइनस 6,
सो एफ बी प्राइम, चलिए ऊपर लिखते हैं। सो एफ बी, इसको -523 इज इक्वल टू 7 - 6 इज 1। एफ बी जो होगा बेटा इट विल बी 1 + 523, सो दैट विल बी 524 हर्ट्ज। तो आपका जो आंसर है दैट इज 524 हर्ट्ज। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। A series LCR circuit is connected to an AC voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is pi/3. Instead, C is removed from the circuit. The phase difference is again pi/3 between current and voltage. The power factor of the circuit is, बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस अल्टरनेटिंग करंट, आपने पढ़ा होगा, उसी चैप्टर में से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आप घबराइए नहीं, मैं आपको एक बिट इस क्वेश्चन का समझाऊंगा और आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो बेटा पहले इस क्वेश्चन को समझने की हम बाद में कोशिश करेंगे। पहले जो LCR सर्किट होता है उसका जो इम्पीडेंस ट्रायंगल होता है आपको मैं वो दिखाऊं। इम्पीडेंस ट्रायंगल होता है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, वो तो ट्रायंगल में होते ही हैं, ओके। तो राइट ट्रायंगल होती हैं, इसमें एक साइड जो होता है वो सर्किट की इम्पीडेंस को डिनोट करता है, दूसरा साइड जो होता है वो रेजिस्टेंस को डिनोट करता है, और जो तीसरा साइड होता है परपेंडिकुलर वो बेटा नेट रेजिस्टेंस इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर डिनोट करता है। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ बेटा, ये है इम्पीडेंस ट्रायंगल, राइट एंगुलर ट्रायंगल। तो ये जो साइड है बेटा इसका R होता है, दिस इज Z एंड दिस इज XL माइनस XC। ये जो बेटा Z है इट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस होगी, टोटल अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस होगा, उसको Z कहते हैं। Z को हम इम्पीडेंस कहते हैं। सो बेटा दिस इज इम्पीडेंस, ओके। R आपको पता है, R रेजिस्टेंस को डिनोट करता है, और XL जो होता है इट इज इंडक्टेंस, यानी अपोजिशन जो किसी इंडक्टर से होती है किसी सर्किट में, उसको XL से डिनोट करते हैं। L मीन्स इंडक्टर, हम जो इंडक्टर के लिए सिंबल होता है वो होता है L, और XL मीन्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस बाय दिस इंडक्टर, ओके। सो C आपको पता है, C कैपेसिटर को डिनोट करता है, कैपेसिटेंस भी आप कह सकते हो। तो जो XC है ये जो होता है जो कैपेसिटर की वजह से किसी सर्किट में करंट अपोजिशन होती है तो उसको हम XC से डिनोट करते हैं। बेटा ये जो ट्रायंगल है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस ट्रायंगल में सब कुछ मेंशन होता है। आपको फेज एंगल निकालना होगा, वो भी इसी ट्रायंगल से निकलेगा। आपको टोटल इम्पीडेंस निकालनी होगी, वो भी इसी ट्रायंगल से आप निकाल सकते हो। आपको पावर फैक्टर निकालना हो, जो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है पावर फैक्टर, वो भी इसी ट्रायंगल में मौजूद है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको चुटकियों में हम सॉल्व करेंगे। A series LCR circuit is connected to an AC voltage source when L is removed from the circuit। बेटा पहले केस में हमें L को रिमूव करना है, L को रिमूव करना है, सर्किट से L इंडक्टर को हटाना है, ओके। तो पहले केस में हमें L को रिमूव करना है, और दूसरे केस में जब L को हम रिमूव करते हैं तो जो फेज डिफरेंस होती है करंट और वोल्टेज के दरमियान दैट इज π/3। जब पहले दोनों मौजूद है सर्किट में, आप देखिए सर्किट डायग्राम जो इसकी होती है इट इज सीरीज दिस सर्किट। पहले जो होता है रेजिस्टर होता है, फिर यूजुअली इंडक्टर होता है, फिर बेटा कैपेसिटर इसमें एडजस्ट करते हैं, बेटा फिर इसको किसी AC वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं। तो आप रफली देखिए, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज इंडक्टेंस एंड दिस इज कैपेसिटेंस। ये बेटा सर्किट डायग्राम है इसकी। तो ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि अगर L को हम रिमूव करें, इसको हटा दें सर्किट से, तो जो फेज डिफरेंस R और C, जो फेज डिफरेंस इसमें रहते हैं बाद में R और C, जो फेज डिफरेंस होते हैं करंट और वोल्टेज के दरमियान होती है π/3। और फिर कहता है इफ इंस्टेड C इज रिमूव,
अब अगर हम C को रिमूव करें तो फेज डिफरेंस जो रहती है अगेन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज दैट इज अगेन पाई बाय 3। हमें द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, हमें पावर फैक्टर को फाइंड करना है। तो देखिए बेटा, जो फेज एंगल होता है इस सर्किट में, LCR सर्किट में फेज एंगल जो बेटा होता है, फेज एंगल जो होता है, फेज एंगल दैट इज tan phi, यानी आपको यहाँ परपेंडिकुलर लेना है और बेस लेनी है। tan phi जो होता है बेटा, इट इज mod of XL माइनस mod of XC डिवाइडेड बाय R। तो अक्सर बुक्स में लिखा होता है सिंपली XL XC, अक्सर बुक्स में लिखा होता है, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जहां पर XL मोड में होता है और XC भी मोड में होता है। तो इसका मतलब ये होता है मैथमेटिकली कि अगर कभी हमें XL की वैल्यू नेगेटिव मिले तो हमें नेगेटिव नहीं लेना है, हमें यहाँ पर नॉन नेगेटिव वैल्यू लेनी है। इसी तरह अगर XC की वैल्यू हमें नेगेटिव मिले तो हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। बस इतना फर्क है अगर हम सिंपली XL और XC लिखें। तो यहाँ पर tan जो होता है बेटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये हम सबको पता है। दिस इज फेज एंगल। तो पहले हमें क्या करना है, हमें XL को रिमूव करना है। तो केस फर्स्ट बेटा, केस फर्स्ट जो होगा उसमें XL इज रिमूव्ड। ओके, XL एक्चुअली रिमूव नहीं होता है, एक्चुअली इंडक्टर रिमूव होता है। तो जब इंडक्टर नहीं होगा तो जो रेजिस्टेंस इंडक्टर की वजह से होगी वो भी नहीं होगी। तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया अगर मैंने XL इज रिमूव्ड लिखा। ओके, जब XL को रिमूव करेंगे तो बेटा यहां हमें मिलेगा tan phi C हम लिखेंगे, क्योंकि अब यहां पर जो डोमिनेटिंग है वो कैपेसिटर है, डोमिनेटिंग। इसकी वैल्यू हमें मिलेगी माइनस mod ऑफ XC डिवाइडेड बाय R। तो आप देखिए जो एंगल है, अब देखिए व्हेन L इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट फेज डिफरेंस इज पाई बाय 3। तो यहाँ जो phi C है, phi C मीन्स इंडक्टर इज नॉट प्रेजेंट, तो फेज डिफरेंस इज पाई बाय 3। तो आप लिखिए tan ऑफ पाई बाय 3 is equal to minus XC डिवाइडेड बाय R। माइनस को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि माइनस हमें लिखना ही नहीं। तो बेटा जो tan पाई बाय 3 की वैल्यू आपको पता है, tan पाई बाय 3 होता है √3 के बराबर। tan पाई बाय 3 इट इज इक्वल टू √3 साइन पाई बाय 3 डिवाइड बाय cos पाई बाय 3। ओके, √3। तो और यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर √3, मुझे नहीं लगता है यहाँ पर ये एडजस्ट होगा। तो चलिए, ओके चलिए यहाँ ही करते हैं। तो बेटा tan 3 की वैल्यू tan पाई बाय 3 √3 इज इक्वल टू, तो आप यहाँ माइनस XC डिवाइडेड बाय R। तो बेटा शॉर्ट में जो XC हमें मिलता है दैट इज √3R। ओके, अब हम इसको रिमूव करेंगे बेटा। हमने L को रिमूव किया, अब C को रिमूव करते हैं तो देखते हैं कि हमें वैल्यू क्या मिलती है। तो केस नंबर 2 में व्हेन XC इज रिमूव्ड या कैपेसिटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो बेटा उस सूरत में जो tan होगा, फेज एंगल होगा, उसको हम tan phi L लिख सकते हैं। दैट विल बी, यहाँ पर ये जो पोर्शन है खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा XL डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ फिर क्वेश्चन में दिया गया था जब कैपेसिटर हम रिमूव करते हैं तो फेज डिफरेंस जो है वो वही रहती है पाई बाय 3। तो आप फिर से लिखिए tan पाई बाय 3 इज इक्वल टू XL डिवाइडेड बाय R। तो बेटा इसी तरह हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, विच इम्प्लाइज, तो हमें मिलेगा ये जो XL है इट विल बी √3R। ओके, इट विल बी √3R।
तो बेटा जो यहाँ पर हम tan phi को निकालेंगे, क्योंकि हमें पहले phi चाहिए, फिर हम इसको जो पावर फैक्टर होगा इस सर्किट का उसको निकालेंगे। तो tan phi हमें मिलेगा, tan phi XL की वैल्यू हमें मिली √3R माइनस XC की वैल्यू भी हमें मिली √3R डिवाइडेड बाई यहाँ पर R है, तो बेटा इसकी वैल्यू हमें मिलती है 0। ओके, तो जब tan phi 0 होगा, बेटा tan किस एंगल पे 0 होता है? 0 एंगल पे 0 होता है, तो tan phi यहाँ 0 है, इट मीन्स phi की वैल्यू भी 0 होगी। अब देखिए cos जो पावर फैक्टर होता है वो होता है cos phi। आप cos phi को बेस R डिवाइडेड बाई Z भी लिख सकते हो, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। सो पावर फैक्टर जो बेटा होगा, पावर फैक्टर इट इज इक्वल टू cos phi। तो cos phi की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है, दैट इज 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो पावर फैक्टर जो इस सर्किट का होगा दैट विल बी 1। सो आंसर इज 1। ओके, यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया था 1.0, सो दैट इज इक्वल टू 1। सो द पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर जो अक्सर डाउट रहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो ये रहता है कि यहाँ कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमें यहाँ पर XC की नेगेटिव वैल्यू लेनी है। बेटा यहाँ पर जो फॉर्मूला है आप देखिए, यहाँ पर नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो यहाँ पर मॉडुलस का मतलब है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपको जो भी XC की वैल्यू मिलती है, चाहे नेगेटिव मिलती है चाहे पॉजिटिव मिलती है, आपको हमेशा फॉर्मूला में पॉजिटिव वैल्यू सबस्टिट्यूट करनी है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव वैल्यू सबस्टिट्यूट करते हैं तो फिर इस नेगेटिव का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि डिराइवेशन में आपको पता है फार्मूलाज कहाँ से आते हैं, जब हम इनको डिराइव करते हैं। तो डिराइवेशन में यहाँ पर वो साइन ऑलरेडी लिया गया है, तो अगर हमें XC की वैल्यू नेगेटिव मिलती है, हमें यहाँ पर पॉजिटिव कंसिडर करनी होगी। तो उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को भी समझा होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द क्वांटिटीज ऑफ हीट required to raise the temperature of two solid copper spheres of radii R1 and R2. R1 is equal to 1.5 times R2 through 1 Kelvin are in the ratio of 3/2, 5/3, 27/8, 9/4. बेटा quantity of heat required to raise the temperature through 1 degree Celsius or 1 Kelvin, वो होता है, उसको बेटा हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। अगर हम किसी मटेरियल को, किसी सबस्टेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है रेज होता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने में जितना अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए उसको कहते हैं उस सबस्टेंस की हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो बेटा होता है, हीट कैपेसिटी amount of heat required to raise the temperature of a substance through 1 Kelvin। किसी सबस्टेंस का अगर हम चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन राइज हो, तो उसके लिए हमें बेटा उस सबस्टेंस को हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब कितनी हीट हमें लगेगी उसको कहते हैं उस बॉडी, उस मटेरियल, उस सबस्टेंस की हीट कैपेसिटी। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला है हीट कैपेसिटी का, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड दैट इज इक्वल टू m into C, where m is the mass of the body, m is the mass of the substance and C को कहते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट। ये जो C होता है इसकी वैल्यू होती है Q डिवाइडेड बाय m, और बेटा इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो फर्क सिर्फ इतना है, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में ये फर्क है, यहाँ पर
पर यूनिट मास हम लेते हैं, हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास, पर यूनिट मास यानी एक यूनिट मास के लिए जो हमें हीट चाहिए उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। हीट चाहिए क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं इस सबस्टेंस का टेम्परेचर जो हो वो राइज हो बाय 1 केल्विन। तो बेटा अगर हम पर यूनिट मास ले तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट, और अगर हम जनरली लें किसी सबस्टेंस चाहे वो यूनिट मास हो चाहे ज़्यादा हो, उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए जो हीट चाहिए उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो उसकी फार्मूला जो है वो है Q इज इक्वल टू MC। यहाँ पर एक बात आप नोट कर लें, ये जो C होता है बेटा ये हर एक सबस्टेंस के लिए कांस्टेंट होता है। यानी यहाँ पर हमारी जो बॉडी है, हमारा जो यहाँ पर मटेरियल है दैट इज कॉपर, कॉपर के लिए ये कांस्टेंट होगा। सो C इज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। बेटा ये हर एक मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। यानी अगर हमें वाटर की वाटर का जो टेम्परेचर रेज करना है बाय 1 केल्विन, तो पर केजी जो हीट हमें लगेगी उसका जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। ओके बेटा, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दो कॉपर सेफियर्स दिए गए हैं। तो बेटा हम लिख सकते हैं, हमें रेशो निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड Q1 की वैल्यू होगी M1C, क्योंकि बेटा दोनों सेफियर्स के लिए C कांस्टेंट है, और Q2 की वैल्यू होगी M2C। यानी जो सेफियर 1 होगा उसमें जो हीट लगेगी वो लगेगी M1 इंटू सी। M1 मीन्स उस सेफियर का जो मास होगा, और जो सेफियर 2 होगा उसमें जो हीट लगेगी दैट विल बी M2 इंटू सी। M2 मीन्स उस सेफियर का जो मास होगा। क्योंकि सेफियर्स डिफरेंट हैं, इनका रेडियस जो है यहाँ पर दिया गया है, एक का रेडियस अगर R2 है तो दूसरे का रेडियस है 1.5 टाइम्स R2। ओके, तो अब हम रेशो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो Q1 डिवाइडेड बाई Q2 हमें देखना है, इसकी वैल्यू क्या आती है, दैट विल बी M1C डिवाइडेड बाई M2C। तो C और C तो कैंसिल होगा, वी विल गेट M1 डिवाइडेड बाई M2। अब आप आराम से देखिए बेटा, जो डेंसिटी होती है किसी सबस्टेंस की, डेंसिटी बेटा जो होती है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और आपको पता है दोनों सेफियर्स की जो डेंसिटी होगी वो भी कांस्टेंट होगी। यानी डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जिस तरह स्पेसिफिक जो हीट है दोनों सेफियर्स के लिए कांस्टेंट है, इसी तरह डेंसिटी भी दोनों सेफियर्स के लिए कांस्टेंट होगी। तो बेटा m की वैल्यू जो हमें मिलेगी दैट विल बी रो टाइम्स v, रो टाइम्स v। और जो सेफियर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। सेफियर का जो वैल्यू होता है, जो वॉल्यूम होता है दैट इज 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर इनको हम सबस्टिट्यूट कर रहे हैं, m1 की वैल्यू होगी रो इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब, और M2 की जो वैल्यू होगी वो भी होगी रो 4/3 पाई R2 क्यूब। तो यहाँ कैंसिलेशन करते हैं हम, क्या क्या कैंसिल होगा, यहाँ पर रो भी कैंसिल होगा बेटा, 4/3 भी कैंसिल होगा, पाई भी कैंसिल होगा। सो वी विल गेट, बेटा हमें यहाँ जो मिलेगा हम उसको यहाँ पर लिखते हैं। हमारा रेशो है Q1 डिवाइडेड बाई Q2, Q1 डिवाइडेड बाई Q2 दैट इज इक्वल टू R1 बाई R2 होल क्यूब। यहाँ R1 क्यूब है, डिवाइड है R2 क्यूब, सो वी कैन राइट R1 डिवाइडेड बाई R2 होल क्यूब। बेटा अब आप R1 की वैल्यू सबस्टिट्यूट कीजिए, R1 जो है दैट इज 1.5 टाइम्स R2, सो R1 के बदले हम लिखेंगे 1.5 R2 डिवाइडेड बाई R2 होल क्यूब। तो R2 कैंसिल होगा, अब यहाँ रहा 1.5 को हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 10, पावर में है 3, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 5 2s आर 5 3s आर, सो बेटा वी हैव 3/2 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 8। सो बेटा द आंसर इज, द रेशो इज
27:8 and the answer is 27 divided by 8. बेटा हमारे पास जो चॉइस सी है, ऑप्शन सी है, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।